सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राह कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राह कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से अगर तुम बहल सको तो चलो। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों आज की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की क्लास में ऊपर डाल भी देता हूं। जियोग्राफी यानी कि भूगोल की क्लास बेहद खास होने वाली है। इसमें दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, पहले से ही हमारा टॉपिक चल रहा है भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम पहले से ही दो देशों को पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। हम यहां पे चाइना और बांग्लादेश की बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान यानी कि कुल मिला के 7 देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं, यानी कि जो भारत के पड़ोसी हैं। पड़ोसी मतलब जो भारत की सीमा से टच होते हो। ऐसे 7 देशों में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमने चाइना को कवर कर लिया। अब हम तीसरे देश की तरफ बढ़ेंगे और उस तीसरे देश का नाम है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में सारे सवाल हम आज यहां पर लेने वाले हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो भारत के हिस्से से जोड़ के अब पाकिस्तान को आपको दिखाएंगे। तो जिन राज्यों से पाकिस्तान लगता है भारत में, यहां पाकिस्तान का पोजीशन है, ऐसा करके पाकिस्तान है। तो जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में भारत के राज्यों से जिनसे लगता है उनका जम्मू कश्मीर, पहला राज्य जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान और गुजरात। इन 4 राज्यों से लगता है। याद करने का तरीके से आप लिख सकते हैं पंगुराज, ट्रिक आप लिख सकते हैं पंगुराज। पंगु, पंगु मतलब पंगु होता है जो विकलांग होता है, तो पंगुराज, पंगुओं का राज, ऐसा करके आप सोच सकते हैं। तो पंगुराज में पंग से मतलब हो गया पंजाब, पंजाब, गु से हो गया गुजरात, गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, राजस्थान और जा से हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो इन 4 से लगता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहां श्रीनगर, श्रीनगर, यहां पे गांधीनगर, गांधीनगर और पंजाब की चंडीगढ़। इन 4 राज्यों से पाकिस्तान भारत के साथ में सीमा साझा करता है। दोस्तों अगर पाकिस्तान की मैं आपसे बात करता हूं तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। दोस्तों इस्लामाबाद, ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में आपसे पूछ लेगा कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों, राजधानी यानी कि कैपिटल। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आपसे पूछता है तो कराची है। मैं लिख भी देता हूं दूसरे मार्कर की सहायता से। इस्लामाबाद यहां की राजधानी है, यहां लिख देता हूं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद यहां की राजधानी है, राजधानी। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
सबसे बड़ा शहर कराची है। कराची। अगर आपसे पूछ लेता है कि बताइए यहां की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो आर्थिक राजधानी भी कराची है। आर्थिक राजधानी भी कराची है। अगर आपसे पूछ लेता है मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किस देश को कहा गया है, तो लाहौर को कहा गया है। लाहौर को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा गया, यानी कि जहां कपास से जुड़ी हुई उद्योग धंधे होते हैं, इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू कॉटन एंड इट्स प्रोडक्ट्स, उसको मैनचेस्टर कहते हैं। जैसे इंडिया का मैनचेस्टर कहां पे, अहमदाबाद को कहा गया है। कल चाइना का हमने फ्यूजान शहर को बताया था, ऐसे लाहौर को पाकिस्तान का मैनचेस्टर बोला गया है। दोस्तों इसके अतिरिक्त जो यहां शहरों के बारे में मैं बात करता हूं, तो इतना ही सब कुछ यहां पे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्लम, विश्व का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा स्लम, स्लम मतलब होता है गंदी बस्ती। गंदी बस्ती, गंदी बस्ती का मतलब है जो जहां झुग्गी झोपड़ियां और बहुत गंदगी है, ऐसी बस्ती कहां पे पाई जाती है, तो यहीं का एक टाउन है ओरांगी। ओरांगी टाउन है, पाकिस्तान में ही कराची जिले में है। कराची जिले में ओरांगी टाउन है। ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, सबसे बड़ी गंदी बस्ती पूरे एशिया की कहां पे, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कराची में है और ओरांगी टाउन है। यही मैं अगर भारत की बात कर लेता हूं, भारत की सबसे बड़ी गंदी बस्ती, भारत का सबसे बड़ा स्लम यानी गंदी बस्ती की बात कर लेता हूं, तो धारावी कहां पे, मुंबई में। धारावी मुंबई में है। इसके अलावा अगर विश्व की मैं बात कर लेता हूं, विश्व का सबसे बड़ा स्लम, विश्व का सबसे बड़ा स्लम, तो फिर मैक्सिको सिटी किस देश में, मैक्सिको में ही है। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, तो वहीं मैक्सिको जो है उसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। और वहीं विश्व का सबसे बड़ा गंदी बस्ती है, यह कहां पे, नॉर्दर्न अमेरिका में है। नॉर्दर्न अमेरिका, जो मैक्सिको देश है वो नॉर्दर्न अमेरिका में है, उसकी राजधानी भी मैक्सिको सिटी है। क्लियर है आप सब लोगों को। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि पाकिस्तान में जो यहां राजधानी इस्लामाबाद मैंने आपको बता दी, अगर प्रधानमंत्री की बात करता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। इसके अलावा यहां के राष्ट्रपति की यदि बात करता हूं, राष्ट्रपति, तो यहां राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी यहां पे राष्ट्रपति है। अभी कल ही की खबर है कि जो पीएमओ का जो सेक्रेटरी होता है, उसको यहां के विदेश मंत्री ने कल झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ा है पीएमओ में ही जाके। तो ऐसा पाकिस्तान में ही हो सकता है केवल। तो प्रधानमंत्री इमरान खान है, राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। यहां की मुद्रा, करेंसी, यहां की जो मुद्रा है वो रुपया है। रुपया, यहां की मुद्रा अगर आपसे पूछता है पाकिस्तान की मुद्रा, तो रुपया है। अगर दोस्तों पाकिस्तान के बारे में मैं आपसे और बात करता हूं, तो जो पाकिस्तान में एक जगह है हेलमंड वैली, हेलमंड घाटी। तो जो हेलमंड घाटी है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, अफीम तथा हेरोइन, ये मादक पदार्थ हैं। अफीम तथा हेरोइन की पैदावार के लिए।
अफीम और हेरोइन की खेती और उसकी पैदावार यहाँ होती है। हेलमंड घाटी कहाँ पे? पाकिस्तान में है। यहाँ अफीम और हेरोइन की खेती होती है, इसकी पैदावार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैं अगर बात कर लेता हूं पाकिस्तान की और कुछ बातों की, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं पाकिस्तान के विषय में और कुछ बातें। जैसे कि मैं आपसे काफ़ी सारी चीज़ें चर्चा कर चुका हूं, इसमें लगभग सब चीज़ें मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। तो इसमें मैनचेस्टर हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बताइए भारत और पाकिस्तान जिस सीमा के साथ में लगे हुए हैं, इस सीमा को क्या बोला गया है? तो इसको बोला गया है रेड क्लिफ लाइन। पेपर में सवाल आ जाएगा, भारत और पाकिस्तान जिस सीमा को साझा करते हैं, जहां टच होते हैं, उसको क्या बोला गया है? तो रेड क्लिफ लाइन बोला गया है। रेड क्लिफ उस आदमी का नाम है जिसने इस सीमा को निर्धारित किया था, तो इसी कारण से उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है रेड क्लिफ लाइन। लेकिन वास्तविक स्थिति यहां पे नहीं है, वास्तविक स्थिति कहीं यहां पर जाकर के है। इसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे। यहां जाके वास्तविक स्थिति है, तो ये है एलओसी। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी है। तो एलओसी किन दोनों देशों के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा है? तो भारत और इस्लामाबाद के बीच में है। अगर एलएसी पूछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो भारत और चाइना के बीच में। एलओसी केवल बात करता है तो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि जम्मू कश्मीर और इधर जो अपना पाकिस्तान है। अपना पाकिस्तान तो मैं बहुत गलत कह रहा हूं, अपना तो हालांकि है अपना ही बच्चा, लेकिन अब जब बच्चा जो है पिता के साथ गद्दारी करता है तो फिर उसको अपना बच्चा कहना बहुत बड़ा अजीब लगता है। तो भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन ये इसकी सीमा है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण कहां पर है? लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद चल रहे हैं, उन विवादों के बारे में आपसे मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं कि कौन कौन से विवाद जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में चले हुए हैं। तो भारत और पाकिस्तान जहां नाम आ जाए तो वहां तो विवाद ही विवाद है। पाकिस्तान है ही ऐसा देश, उसको बिना विवाद के मजा ही नहीं आता है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादों की हम चर्चा कर रहे हैं, सब लोग बहुत ध्यान से इनको सुनेंगे। तो डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि विवाद किस किस के मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। पेपर में ऐसे सवाल आता है, बताइए यह विवाद किन दो देशों के मध्य है, ऐसे करके सवाल पूछता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए ये जो एलओसी है, ये रेड क्लिफ लाइन है, अभी यहां तक नियंत्रण है, दोनों देशों की सेना यहां तक है, इधर की यहां तक है, इधर यहां तक है, तो इसको लेकर के भी विवाद है। ये सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, शिमला समझौते का बार बार ये इसका विरोध करता है, शिमला समझौते का उल्लंघन करता है। तो एलओसी विवाद है, पहला यहीं से विवाद पैदा हो जाता है, एलओसी विवाद। दूसरा विवाद है, हालांकि हम तो विवाद मानते नहीं, हम तो अपना ही पीओ के सारा का सारा हमारा ही है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म्स पर उसको उठाता रहता है, शिमला समझौते की धज्जियां उड़ाता है, इसके लिए कोई चीज का कोई मायने होता नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर विवाद, जम्मू कश्मीर विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के ही मध्य है। रेड क्लिफ लाइन विवाद, ये भी इसके ही साथ है। रेड क्लिफ लाइन विवाद इसको मानता नहीं है ये, जबकि वही एक्चुअल लाइन है। रेड क्लिफ लाइन डिस्प्यूट यानी रेड क्लिफ लाइन विवाद, ये भी विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट विवाद की बात करते हैं जो आपके पेपर में पूछते हैं। तो पूछता बताइए ग्लेशियर विवाद किन दो देशों के बीच में है? ग्लेशियर विवाद, कई सारे ग्लेशियरों पर इससे झगड़ा है, इसी के साथ में है। दोस्तों आपको जानकारी होगी कि भारत और पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वार जोन है। अगर पेपर में सवाल है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा विवाद कहां होता है, कहां सर्वाधिक सीज फायर होता है, सर्वाधिक लोगों की मृत्यु होती है, सेना के शहीद होते हैं, तो भारत और पाकिस्तान का ही जम्मू कश्मीर का इलाका विश्व का सर्वाधिक है। ठीक है, अगर और इसमें थोड़ा डीप में जाता हूं तो सियाचिन ग्लेशियर विवाद भारत पाकिस्तान के मध्य है। सर क्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के मध्य है। पेपर में पूछ लेता है सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान के मध्य है। बगलीहार डैम विवाद, बगलीहार बांध विवाद किन दो देशों के मध्य? भारत पाकिस्तान के मध्य है। इसके अलावा किशनगंगा डैम विवाद, किशनगंगा डैम विवाद यानी किशनगंगा
बांध विवाद, डैम को हिंदी में बांध कह देंगे, बांध विवाद इन्हीं के मध्य है। तुलबुल प्रोजेक्ट विवाद, तुलबुल परियोजना, बहुत विवाद है भाई भारत और पाकिस्तान के मध्य। तुलबुल परियोजना विवाद भी किसके साथ है भारत का? तो पाकिस्तान के ही साथ है। बहुत सारे विवाद पाकिस्तान के साथ में हमारे हैं। इसके अलावा 1960 में एक और विवाद कहां पे लिख दें? इधर लिख दें, इधर दिखाई दे रहा है क्या? यहां दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है क्या? अभी 1960 में एक और विवाद हुआ, इंडस रिवर विवाद। जो सिंधु नदी है उसके जल को लेकर के विवाद हुआ, सिंधु नदी के जल को लेकर के विवाद हुआ। इसके नीचे भी दिखाई दे रहा है। 1972 में एक और विवाद, शिमला समझौता हुआ। तो समझौता था लेकिन हो गया विवाद, शिमला एग्रीमेंट यानी कि शिमला समझौता विवाद। इसके बारे में मैं थोड़ी शिमला समझौते को बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, जब सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई, तो भारत और पाकिस्तान के बीच उस हुई लड़ाई में भारत की सेना ने पाकिस्तान को नाकों तले चने चबवा दिए और इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। इस करारी हार में पाकिस्तान के 80,000 से अधिक सैनिकों को भारत ने बंदी बना लिया। जब भारत ने बंदी बना लिया तो वहीं के एक लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी था, उसको भी भारत ने बंदी पूरा बना लिया अपने पास में। इतने सैनिकों को उसने भारत ने पैक कर दिया। अब पाकिस्तान का उस समय एक राष्ट्रपति था, वो था जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो किसी जमाने में कहता था कि घास की रोटियां खा लूंगा लेकिन भारत से कभी समझौता नहीं करूंगा। ऐसा कहने वाला जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ भारत समझौते के लिए आ गया। यह समझौता हुआ शिमला के अंदर, और वो समझौता क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय भारत के ऊपर बहुत बड़ा कहीं से प्रेशर था, कोई विश्व शक्ति का दबाव था जिसमें सारी बातें पाकिस्तान की मान ली गई। उसमें सारे के सारे सैनिक छोड़ दिए गए और पाकिस्तान को दे दिए गए। बदले में क्या हुआ? बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं मिला, बस ये कि जहां पे सेनाएं हैं जम्मू कश्मीर में, जहां पे वही रुक जाएंगी और वही एक्चुअल सीमा होगी। इसके अलावा जो जम्मू, मेन बात है, देखो इसको ध्यान रखो, जो मेन चीज है शिमला समझौते की, जम्मू कश्मीर और को लेकर के जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, इसको ये दोनों देश आपस में मिलकर के ही सुलझाएंगे। इसमें किसी तीसरी पार्टी का रोल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, मेन बात है शिमला समझौते की कि जम्मू कश्मीर विवाद को भारत और पाकिस्तान, केवल यही दोनों देश आपस में मिलकर के निपटाएंगे। लेकिन पाकिस्तान इसका भी उल्लंघन करता रहता है। यूएन सहित विश्व के तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय अदालतें हैं उनमें वो पहुंचता रहता है, तो उसके लिए तो एक कागज का टुकड़ा मात्र है। उसी युद्ध में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश का निर्माण उसी युद्ध के अंदर हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और वहां बंग बंधु का जिक्र तुरंत ही आ जाता है, जिनको शेख मुजीबुर रहमान हमने कहा गया है, उनके और इंदिरा गांधी के सामूहिक प्रयासों की वो देन था। तो शिमला समझौता आपको समझ में आ गया। लेकिन शिमला समझौते का बिल्कुल भी पालन नहीं करता है पाकिस्तान, ना तो जम्मू कश्मीर वाली बात पे करता है, अंतरराष्ट्रीय फॉर्म पे उठाता रहता है, और ना ही एलओसी पे जो उसने जो सीज फायर है उसको भी नहीं मानता है, उसका भी उल्लंघन करता रहता है। तो ये सारा मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच की कहानी मैंने आपको बताई। अब मैं अगले देश की तरफ चलता हूं। अगला देश नेपाल। अब मैं नेपाल की बात आपसे करता हूं, लेकिन इसमें आपको एक बात और ध्यान रख लीजिए पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनाल्स, यानी हिंदी में नहरों का देश भी कहते हैं। नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं और नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं ना, याद रख लो इसको भी। कंट्री ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स मतलब नहर, नहरों का देश। नहरों का देश किसे कहा गया है? तो इसी को कहा गया पाकिस्तान को। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब मैं इसको हटाता हूं और आपसे नेपाल की कहानी में आपसे चर्चा में लाता हूं। नेपाल की बातें मैं आपसे करता हूं भाई। नेपाल भी अब तो जो है, अब मैं क्या कहूं नेपाल के बारे में भी। नेपाल में दरअसल जो वहां पे सरकार है वो चाइना वाली सोच वाली सरकार है इस समय, तो वहां दिक्कतें इसलिए आगे जो है बनती रहती हैं नेपाल के कारण से। तो अब मैं आपको इसके बारे में चीजें बताता हूं, नेपाल और भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। नेपाल और भारत के बारे में बड़ी मुख्य मुख्य और बड़ी खास खास बातें मैं आपको इसमें बताता हूं। चलिए इसको लिखा रहने देते हैं, नेपाल के बारे में यहां पे चीजें बताते हैं अब आपको। मान के चलिए मैं यहां से इस नक्शे को पूरा कर देता हूं।
तो ये जो है ये है नेपाल। नेपाल दोस्तों, जो नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है मित्रों। जो नेपाल की राजधानी है, जो वहां की कैपिटल है, वो काठमांडू है। दोस्तों, नेपाल में जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री वो है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। यहां जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति वो है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी यहां राष्ट्रपति हैं। अगर यहां की मुद्रा यानी करेंसी की बात करते हैं, यदि नेपाल की मुद्रा की बात कर लेता हूं, तो नेपाल की मुद्रा है रुपया। नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया ही है। अगर पेपर में आपसे पूछ लेता है कि बताइए बफर कंट्री किसे कहा गया, बफर कंट्री, तो बफर कंट्री जो है वो नेपाल को ही कहा गया है। अगर पेपर में आपसे पूछ लेता है बताइए बफर कंट्री किसे कहा गया है, तो नेपाल को ही बफर कंट्री बोला गया है। पेपर में सवाल आ जाए कि बताइए भाई बफर कंट्री, बफर देश क्यों बोला गया, क्योंकि एक घाटी के बीच में आया हुआ देश है। इधर भी पर्वत हैं, उधर भी पर्वत हैं, बीच में घाटी में आया हुआ बफर की तरीके से है। तो बफर देश किसे कहा गया है, तो नेपाल को ही कहा गया है। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं आपसे कहता हूं कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु, जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऐसे ही नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है, गाय है, काऊ है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। इसके अलावा जो नेपाल से सवाल आता है पेपर के अंदर, वो ये आता है कि बताइए भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा है इसका क्या नाम है। तो भारत और नेपाल के बीच में दरअसल कोई ऐसा बना हुआ बॉर्डर नहीं है जिसपे कोई बॉर्डर पे उसको रक्षा करने के लिए कोई सीमा पे कोई सेना लगी हो। बिल्कुल सामान्य जैसे राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश से आप पश्चिम बंगाल में चले गए, जैसे कि पंजाब में चले गए, हरियाणा में चले गए, दिल्ली में चले गए, सेम ऐसे ही बिल्कुल फ्री लाइन है। तो भारत नेपाल जो सीमा है, भारत नेपाल की जो सीमा है वो एक फ्री लाइन है, फ्री लाइन, फ्री लाइन है भारत नेपाल की सीमा। दोस्तों, 1950 से नेपाल जाने के लिए ना तो पासपोर्ट लगता है, इंडिया का ही आधार कार्ड चल जाएगा आपका, ना वीजा लगता है। ऐसे ही मानो जैसे आप भारत के किसी राज्य में चले गए, ना तो आपको पासपोर्ट की आवश्यकता है, ना आपको वीजा की आवश्यकता है नेपाल जाने के लिए, और विदेश भी आप घुमाएंगे, कुछ भी लेके जाना नहीं है। भारत के पैसे भी वहां पे चल जाएंगे। वहां की करेंसी भी रुपया है, वहां वैसे हालांकि अलग नोट है वहां का, लेकिन भारत का भी लेके जाओगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां की मुद्रा कौन सी है, रुपया है। बोलो क्लियर है, आपको बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक तो भारत और नेपाल के बीच कोई विवाद था ही नहीं जब से भी भारत आजाद हुआ। लेकिन अभी यहां जो केपी शर्मा ओली है, इसने चीन के शहर में आकर के विवाद पैदा किए हैं। और वो विवाद हालांकि अभी कोई अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर तो नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी इस सीमा को लेकर के उसने विवाद चालू कर लिए हैं। उसने उत्तराखंड के कुछ हिस्से को अपने यहां दिखाया है। तो अब यहां से आप कह सकते हैं कि नक्शा विवाद हो गया है, नक्शा विवाद है। घेरा कुछ भी नहीं है उसने, लेकिन नक्शे पर गड़बड़ कर रहा है। तो अभी आप कह सकते हो कि केवल नक्शे का विवाद जो है वो भारत और नेपाल के बीच में इस समय मौजूद है। नेपाल की करेंसी रुपया ही है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं कि रुपया किन किन देशों की करेंसी रुपया, तो मैंने भी पाकिस्तान की भी बताई है, नेपाल की भी रुपया ही है, भारत की भी रुपया ही है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसके माध्यम से आप जो है सारे उन देशों को याद कर लेंगे जिनकी करेंसी रुपया है। ऐसे देश जिनकी मुद्रा रुपया है, जिनकी मुद्रा रुपया है, तो आप वो ट्रिक याद रख लीजिए पहले। श्री भाई से मामा पाने, श्री भाई से मामा पाने,
ऐसे याद कर लो। बोलो एक बार मेरे साथ, श्री भाई से मामा पाने। बोलो श्री भाई से मामा पाने। तो श्री भाई से मामा पाने का अर्थ क्या हो गया? श्री से मतलब हो गया श्रीलंका, श्री से मतलब हो गया श्रीलंका, भा से मतलब हो गया भारत, भारत, ई से मतलब हो गया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, सा से मतलब हो गया सेशेल्स, सेशेल्स, मा से मतलब हो गया मालदीव, मालदीव, दूसरे वाले मा से हो गया मॉरिशस, मॉरिशस, पा से हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, और ने से हो गया नेपाल। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इन देशों की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो रुपया है। श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, सेशेल्स, मालदीव, मॉरिशस, पाकिस्तान और नेपाल। अगर मैं नेपाल की थोड़ी सी और बात कर लेता हूं आपसे, तो नेपाल के अंतिम राजा कौन थे? अंतिम किंग, अंतिम किंग यानी कि राजा, अंतिम राजा कौन थे? तो ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र वीर विक्रांत सहदेव, ज्ञानेंद्र वीर विक्रांत सहदेव। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आप एक बात और इसमें देख लीजिए। अब एक चीज और यहां पे मेरे दिमाग से निकल गई थी, वो यानी कि यहां कौन कौन से राज्य हैं इससे सीमा साझा करते हैं, वो आप एक बार और देख लीजिए। तो एक ट्रिक मैं आपको इसकी बता देता हूं, एक ट्रिक मैं यहां पे इसको हटा के एक ट्रिक बता देता हूं आपसे कि कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो आप याद रख सकते हैं उत्तर, उत्तर शिखंड विभंग, ऐसे आप याद कर लीजिए। उत्तर शिखंड विभंग। तो ये क्या क्या चक्कर है? उत्तर से हो गया भाई उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सी से हो गया सिक्किम, सिक्किम। खंड से हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड, खंड से उत्तराखंड हो गया। बी से हो गया बिहार, बिहार, और बंग से हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। यानी ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। याद करने की ट्रिक मैंने बताई, उत्तर शिखंड विभंग, यानी उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश, से मतलब सिक्किम, खंड मतलब उत्तराखंड, बी मतलब बिहार, बंग मतलब पश्चिम बंगाल। क्लियर है? तो ये 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, किससे? नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल इसमें पूछ लेता हूं, मैं पूरा विश्वास है कि आप सारे लोग इसके सही से जवाब देंगे। ठीक है, सब लोगों को इसका जवाब देना है। अब आप लोग मुझे बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम किस देश में है? बताओ। स्लम मतलब गंदी बस्ती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। यानी कि पाकिस्तान बिल्कुल सही जवाब है। एशिया का जो सबसे बड़ा स्लम है वो पाकिस्तान में। कहां पे? कहां पे? कराची के, कराची के ओरांगी शहर में है ना, कराची के ओरांगी टाउन है, वहां सबसे बड़ा। भारत का सबसे स्लम, बड़ा स्लम कहां पे? बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट करो। भारत का सबसे बड़ा स्लम मतलब भारत में सबसे बड़ी गंदी बस्ती कहां पे? मुंबई के धारावी में। ठीक है, बहुत बढ़िया, मुंबई सही है, मुंबई बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और विश्व का स्लम पूछें तो? वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का, बोलो ना, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम बताओ। मैक्सिको है ना, मैक्सिको, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको देश का नाम है, उसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। तो मैक्सिको सिटी में है दुनिया का सबसे बड़ा स्लम। अच्छा मुझे बताइए कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? कमेंट में जल्दी जल्दी, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान बोलो। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जल्दी बोलो, बोलो बोलो।
लाहौर किसको कहा गया? लाहौर को कहा गया है ना? मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान मींस कौन है? लाहौर है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। अच्छा, पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी किसे कहा गया? बताओ। इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी जल्दी सब लोग बताइए कमेंट्स में। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। बहुत बढ़िया, कराची, बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। सब लोग बेहद खूबसूरत जवाब दे रहे हैं। बताइए, शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? चलो बताओ, शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? सब लोग बताओ हमको कमेंट में, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन लाइन बताओ, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है? भारत चीन के बीच है। हाँ याद रखो, ऐसा नहीं कि हमने पाकिस्तान पढ़ाया तो हम सवाल हम कल पढ़ा चुके हैं, उसको पता होना चाहिए। और रेड क्लिफ लाइन पूछे तो रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान के बीच है ना? भारत पाकिस्तान। और दूसरा भारत और बांग्लादेश भी है। भारत बांग्लादेश भी रेड क्लिफ लाइन है और भारत पाकिस्तान भी रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब मुझे मेरा अगला सवाल का आप उत्तर देना, बहुत ध्यान से सब लोगों को देना इसका उत्तर। ठीक है, बताओ नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? कमेंट करो जल्दी जल्दी, सब लोग करो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। बहुत बढ़िया। अच्छा यहीं से मार दिया, यहीं से छापा, गाय है। ठीक है, बहुत बढ़िया, गाय। ठीक है, गाय जो है वहां का काऊ यानी कि गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। चलिए बताइए मेरे को आप, नेपाल का अंतिम राजा कौन था? वो भी लिखा हुआ है क्या? मिटा दिया होगा वो तो हमने, है ना? वो आपके दिमाग में लिखा हुआ होना चाहिए। ज्ञानेंद्र वीर विक्रांत सहदेव, है ना? ज्ञानेंद्र वीर विक्रांत। एक चीज, ज्ञानेंद्र याद कर लो या सहदेव याद कर लो, पर ऐसा ना हो पेपर में कह दे ज्ञान कुछ और कर दे के जो है सहदेव याद कर लिया और सब उसने दे दिया वीरेंद्र सिंह सहदेव, और फिर आपने सहदेव से ही लगा दिया। थोड़ा याद कर लो, ज्ञानेंद्र वीर विक्रांत सहदेव। ठीक है, भूटान तो फिर जिग्मे केशर नामग्याल वांगचुक, वो भूटान पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी नेपाल का आपको याद कर लेना है। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास को किया, बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों ने जवाब दिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइव चैट में नहीं कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।